हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो आज हम करेंगे काइनेमेटिक्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो है वेक्टर। वेक्टर क्या है कि सिर्फ इस जो यूनिट के अंदर नहीं, पूरे 11th में बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे 12th में भी इसका कंसेप्ट बड़ा इस्तेमाल होने वाला है। तो मैं हूं सक्षम, आपका फिजिक्स टीचर, और करते हैं आज का अपने मज़ेदार लेक्चर शुरू। ठीक है, तो बच्चों देखो, हमने फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ा हुआ है। फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा है हमने ये। अब फिजिकल क्वांटिटी हमने यूनिट 1 में इसको डिफाइन किया था। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? तो वहां हमने पढ़ा था एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम माप सकते हैं, चाहे डायरेक्टली माप लो चाहे इनडायरेक्टली माप लो, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक फिजिकल क्वांटिटी। और जिस चीज़ को नहीं मापा जा सकता वो फिजिकल क्वांटिटी है ही नहीं। जस्ट लाइक मैं कहता हूँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो बहुत प्यार करता हूँ तो कितना प्यार करता हूँ? मैं तुमसे 40 किलो प्यार करता हूँ, नहीं हो सकता। मैं तुमसे 50 लीटर प्यार करता हूँ, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्यार को मापने की तो कोई यूनिट ही नहीं है। तो प्यार क्या है? कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। जिसको मापा जा सकता है वही फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, जिसको मापा ही नहीं जा सकता उसे फिजिकल क्वांटिटी नहीं होते। अब मेरे दर्द हो रहा है, कितना दर्द हो रहा है? 50 न्यूटन दर्द हो रहा है, ऐसा तो नहीं कहेंगे ना। तो जिसको मापेंगे वो फिजिकल क्वांटिटी है। और फिजिकल क्वांटिटी को फिर हमने फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। पहला है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। अब जिस क्वांटिटी को हम माप रहे हैं उसके मापने में कई बार हमें उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। सिर्फ ये चाहिए कि भाई कितनी इसकी वैल्यू है, हमें किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको मेजर करने के लिए, मापने के लिए सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है, उनके डायरेक्शन से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता या डायरेक्शन चाहिए ही नहीं, तो उसे क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी में आप कह सकते हो आप कि विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। और कोई डायरेक्शन ना हो, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, कोई डायरेक्शन ना हो, वो क्या कहलाएगा? स्केलर क्वांटिटी। सिंपल सी बात है। जैसे एग्जांपल लो, मैं कहता हूं मास 20 kg, तो ये अपने आप में पूरी स्टेटमेंट है। मैंने कहा भी एप्पल, मैंने 20 किलो एप्पल ले रखे हैं, तो अपने आप में एक कंप्लीट स्टेटमेंट है। इसमें कोई डायरेक्शन मैंने मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। अब 20 किलो में थोड़ा कहूँगा ईस्ट में 10 किलो ले रखा है और वेस्ट में 10 किलो ले रखा है, डायरेक्शन मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। मास है, इसी तरह मैं लेंथ कह सकता हूँ भाई कपड़ा है 5 मीटर का, किधर से भी माप लो, जैसे उधर से 5 मीटर का है, कोई डायरेक्शन मेंशन करने की जरूरत नहीं है। मास है, लेंथ है, टाइम है, डिस्टेंस है, ये सब क्या है? ये सब के सब स्केलर क्वांटिटी। इनको मेजर करने के लिए किसी डायरेक्शन की हमें जरूरत नहीं है। तो जिनको मेजर करने के लिए किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती उसे बोलते हैं हम स्केलर क्वांटिटी। अब बात आती है वेक्टर क्वांटिटी। कई फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हैं जिनमें डायरेक्शन हमें मेंशन करना जरूरी होता है। जैसे मैं कह दूं कि भाई मेरा एक दोस्त है हरीश, मैं कहता हूँ मैं हरीश के घर से 5 किलोमीटर दूर खड़ा हूँ। हरीश को फ़ोन करता हूँ, हरीश मैं तेरे घर से 5 किलोमीटर दूर खड़ा हूँ, ठीक है, आ जा। तो हरीश क्या मेरे को ढूंढ लेगा? ये मैंने ये तो कह दिया 5 किलोमीटर में उससे दूर खड़ा हूँ, उसके घर से। किस तरफ? उसके घर से ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, वो कहाँ जाएगा? हो सकता है मैं ईस्ट में खड़ा हूँ और वो साउथ में चला जाए, तो मैं मिलूंगा ही नहीं उसको। तो वहाँ क्या है? वहाँ हमें डायरेक्शन मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है, आई एम स्टैंडिंग 50 किलोमीटर, मैं 50 किलोमीटर पर खड़ा हूँ, कहाँ से? तो डायरेक्शन तो मेंशन करनी पड़ेगी। दरवाजे पे मैंने फोर्स लगाई 50 न्यूटन, किधर? मेरी तरफ या मेरे से दूर? तभी तो पता लगा दरवाजा खुलेगा या बंद होगा। तो जहाँ डायरेक्शन मेंशन करने की जरूरत पड़ जाए उसे वेक्टर कहते हैं। तो वेक्टर में क्या होगा? मैग्नीट्यूड तो है ही, प्लस इसकी एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी हो जाती है डायरेक्शन। इसलिए वेक्टर की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि ये डायरेक्शन की बात करता है। ये डायरेक्शन भी बताएगा, जो कि बहुत सारे क्वांटिटीज़ के अंदर, बहुत सारे टॉपिक्स के अंदर
बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दोज क्वांटिटी विच आर एक्सप्रेस विद मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन और हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर्स क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल क्या होगा, फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है। एग्जांपल मैंने बताया कि फोर्स है तो आपको मेंशन करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट है कहाँ खड़ा हूँ मेंशन करना पड़ेगा आपको, तभी मैं पहुँच पाऊँगा। एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, ये सब के सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर को ही हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा स्केलर और वेक्टर का। अब क्योंकि इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ने वाले वेक्टर को, तो वेक्टर की थोड़ी सी हम रिप्रेजेंटेशन को भी समझ लें। कोई भी वेक्टर होगा, कोई भी वेक्टर, उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, तो कोई भी वेक्टर है उसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम एक एरो से। ये एरो, ये इसका हेड है, इसको इसका टेल बोल देते हैं। ये हेड, ये टेल। हेड पॉइंट करता है कि वो किस तरफ जा रहा है, जिस तरफ जा रहा है उस तरफ हम वो एरो साइन दे देते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो वैल्यू होती है वो उसका क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड। जैसे मैंने कह दिया कि भाई यहाँ से O से लेकर A तक का डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक का ये 50 मीटर। मैं कहूँ एक ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है O से A, या इसका नाम दे लो ये है A। दूसरा 10 मीटर की स्पीड से भाग रहा है, ये है B। तो इसका एरो बड़ा है, इसका छोटा है। तो जब मैग्नीट्यूड बड़ा होगा तो एरो बड़ा होगा, मैग्नीट्यूड छोटा तो एरो छोटा। बट रिप्रेजेंटेशन, ये कंपैरिजन है इसलिए बना रखा है। अगर बराबर बना दूं तो कई बार हम कंसीडर कर सकते हैं बिल्कुल ये बराबर ही है, इक्वल है बिल्कुल, तो मैग्नीट्यूड इनका इक्वल है। तो ये रिप्रेजेंटेशन होती है। और सिंबल क्या है, कोई भी अलजेब्रिक साइन ले लो A to Z, उनमें से कोई भी सिंबल उठाओ। जैसे मैंने लिख दिया A, उसके ऊपर अगर मैं ये ऐसे साइन लगा दूंगा, ऐसे ये साइन लगा दूंगा, तो ये क्या कहलाएगा, वेक्टर। अब इसमें ध्यान ये रखना कि बॉडी अगर मान लो लेफ्ट से राइट जा रही है तो मैंने A ऐसे लिखा, अगर राइट से लेफ्ट जाएगी तो भी मैं A को लिखूंगा ऐसे ही, मैं ये नहीं लिख दूंगा, ऐसे नहीं लिखना ना। ये सेट है कि A के ऊपर एक एरो साइन है, ये डायरेक्शन नहीं बता रहा, ये सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो नीचे वाली क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए ऊपर एरो तो ऐसे ही बनाना है, ठीक है। तो इसे बोल देते हैं वेक्टर। और समझ लो, अगर मान लो मैं इस वेक्टर को दो डंडों के बीच में बंद कर दूं, क्या बोलते हैं इसको, मॉडुलस बोलते हैं ना, इसी को बोल देते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोल देते हैं इसको, मैग्नीट्यूड। जैसे मैंने बोल दिया कि एक फोर्स है 50 न्यूटन लग रही है ड्यू ईस्ट, ईस्ट की तरफ 50 न्यूटन फोर्स लग रही है, तो ये 50 न्यूटन क्या है, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, 50। डायरेक्शन क्या है, ईस्ट में। तो ये नोटेशन है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो एक बार इसको आप नोट कर सकते हो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब इसी वेक्टर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रोल हैं या टर्म्स कह लो उनको, जो हम यूज करते हैं, जरा उसे भी ध्यान करते हैं। तो इसे कहेंगे सम इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन वेक्टर। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन वेक्टर। वेक्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स इस्तेमाल होते हो, कौन कौन सी है, तो सबसे पहले आता है नंबर मॉडुलस ऑफ वेक्टर, या इसको बोल देते हैं हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है यूनिट वेक्टर। फिर आ जाता है जी इक्वल वेक्टर, फिर आ जाता है आपका नेगेटिव वेक्टर, फिर आ जाता है आपका इसमें को इनिशियल वेक्टर, फिर आ जाता है कोलिनियर वेक्टर, फिर आ जाता है कोप्लेनर वेक्टर,
फिर आ जाता है लोकलाइज्ड वेक्टर, नेक्स्ट है नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर, टेन है पोजीशन वेक्टर, और 11 है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और सबसे लास्ट में आता है फिर रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वेक्टर की जो इस्तेमाल होंगी, तो जब भी मैं इनका नाम लूँगा, इनको यूज़ करूँगा किसी भी टर्म्स के अंदर, तो आपको क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए आपको इसके टॉपिक्स, और ये हो भी जाएगा बिल्कुल नाम से क्लियर है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो आता है यूनिट वेक्टर, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट और ये जो पोजीशन वेक्टर है ये तो है तो सारे इंपॉर्टेंट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम इनको पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले आता है मॉडुलस ऑफ वेक्टर या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। बिल्कुल अभी अभी मैंने तुमको बताया था कि किसी वेक्टर का मॉडुलस, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो मैंने लिखा था कि अगर वेक्टर ए लिखा हुआ है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बोलो जल्दी से। हाँ, ये अगर ऐसे लिख दिया तो उसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या है, या मॉडुलस ऑफ वेक्टर। एक तरीका और होता है इसको लिखने का कि आप सिर्फ अलजेब्रा लिख दो, यानी जैसे वेक्टर के ऊपर ये अगर मैं ए लिखता हूँ उसके ऊपर ये लिख दूँ, ये तो वेक्टर साइन है, ये वेक्टर साइन हटा दो, सिर्फ ये लिख दिया तो ये स्केलर फॉर्म हो जाती है उसकी, यानी कि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो मॉडुलस या मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो ऐसे लिख लेते हैं या ऐसे लिख लेते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों को ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। और ये कैसे निकाला जाता है तो इसका फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊंगा यूनिट वेक्टर के अंदर। अब जरा समझो जी यूनिट वेक्टर क्या है। एक बार मैं इसको रब कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आगे ध्यान रहे कि हमने आगे करना क्या है। चलिए अब यूनिट वेक्टर क्या चीज़ है ये समझो। तो देखो जिसके नाम में ही क्या लिखा हुआ है यूनिट, यानी वैल्यू कितनी होनी चाहिए इसकी 1, वेक्टर यानी उसकी डायरेक्शन भी होगी, यानी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो सिर्फ 1 है बट डायरेक्शन कोई ना कोई दे रखी है। अब ऐसा कौन सा वेक्टर होगा, यानी इसमें क्या कहेंगे, विच हैज यूनिट मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो यूनिट, एंड एन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। आर्बिट्रेरी डायरेक्शन मतलब कोई भी डायरेक्शन हो उसे हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। इसका सिंबल क्या होता है, जैसे मान लो वेक्टर ए है, मैं कहता हूं मेरे पास ये वेक्टर है ए और मुझे इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो कुल मिला के यूनिट वेक्टर हमेशा किसी गिवन वेक्टर का निकलता है, ये याद रखना ऑलवेज। यूनिट वेक्टर अपने आप में कोई वेक्टर नहीं है, यूनिट वेक्टर हमेशा किसी ना किसी गिवन वेक्टर का ही वेक्टर होता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये डायरेक्शन बता रहा है, मैग्नीट्यूड तो हमेशा एक ही रहेगा। तो कुल मिला के यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, टू टेल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ओनली। अगर हमें किसी वेक्टर की सिर्फ डायरेक्शन पता करनी है ना, कि वो वेक्टर किस डायरेक्शन में है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, याद रखना हमेशा इस दिमाग के अंदर, कि कोई भी वेक्टर अगर उसका आपने क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना, सॉरी उसकी डायरेक्शन निकालनी है, कोई भी वेक्टर उसकी डायरेक्शन निकालनी है तो उसका क्या निकाल दो, यूनिट वेक्टर निकाल दो, आपके पास क्या आ जाएगा, उसकी डायरेक्शन आ जाएगी। तो जैसे मैं कह रहा हूँ वेक्टर ए है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना, तो उसका सिंबल होता है उसके ऊपर ए से टोपी पहना दो, यानी अगर मैं ऐसे लिख दूंगा, इसको बोलते हैं ए कैप, इसको बोलते हैं ए कैप या ए हैट, ये यूनिट वेक्टर का सिंबल होता है। अभी कैलकुलेट कैसे होगा जरा थोड़ा सा ध्यान करें। तो मान लो मेरे पास एक वेक्टर है ए, और हम कहते हैं वेक्टर में दो चीज़ें हैं, वेक्टर की दो ही प्रॉपर्टी है, एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन, जनरली उसके पास दो ही चीज़ें हैं ना। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये हो गया जी मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या होगी, अभी बताया ना मैंने, वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, उसका यूनिट वेक्टर ए कैप, लिख दिया ना ये। तो अगर मैं यहां से ए कैप निकालूंगा तो क्या आएगा, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, आपके पास निकल के आ जाएगा यूनिट वेक्टर, यानी कि उस वेक्टर की डायरेक्शन निकल के आ जाएगी। ये फॉर्मूला है बेसिक, याद रखना है,
एक बात। दूसरी बात और समझ लो, मैंने कहा कि ये सिर्फ डायरेक्शन बताता है। अब याद करो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने पढ़ा हुआ है, 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब क्या तीनों एक्सिस फिक्स हैं? बिल्कुल फिक्स हैं। तो क्या कभी हम ये बात कर लें कि भाई मेरे पास एक फोर्स है जो एक्स एक्सिस में लग रही है, कभी वाई में लग रही है, कभी जेड में लग रही है, तो एक्स वाई जेड तो फिक्स है। तो क्या हम ऐसा कुछ करें कि कोई एक ऐसा यूनिट वेक्टर ले लें कि जो सेट कर दे कि भाई इसको देखते पता चल जाए ये एक्स में है? कर सकते हैं, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो एक है और डायरेक्शन एक्स में जानी है। तो इसलिए क्या किया गया, 3 यूनिट वेक्टर फिक्स किए गए जिसको देखते ही पता लग जाए कि ये एक्स का, ये वाई का, ये जेड का। तो जब भी हम यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस की बात करेंगे, जब हम एक्स एक्सिस के यूनिट वेक्टर की बात करेंगे तो वहां लिखेंगे हम आई कैप। ठीक है, आई कैप इस तरह से लिख देंगे, आई कैप। अगर मैं यूनिट वेक्टर की बात करूं वाई एक्सिस के अलोंग तो हम लिख देंगे जे कैप। ऐसे ही बात करूं मैं जेड एक्सिस के अलोंग तो हम लिख देंगे के कैप। तो कहीं भी आई कैप लिखा हुआ था उसका मतलब एक्स एक्सिस का है, कहीं जे कैप लिखा उसका मतलब वाई एक्सिस का है, कहीं के कैप लिखा तो उसका मतलब जेड एक्सिस का है। यानी एक्स का यूनिट वेक्टर आई कैप, यहाँ जे कैप और यहाँ के कैप। फॉर एन एग्जाम्पल मैं कहता हूँ फोर्स है मेरे पास 30 आई कैप न्यूटन। तो यहां मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये फोर्स एक्स एक्सिस में लग रही है। 30 आई कैप लिख दिया तो इसका मतलब फोर्स एक्स एक्सिस में लग रही है। मैंने लिख दिया F इज इक्वल्स टू 20 जे कैप न्यूटन, तो मुझे यहाँ बताने की जरूरत नहीं है कि फोर्स वाई एक्सिस में लग रही है। अगर मैंने लिख दिया F इज इक्वल्स टू -5 के कैप न्यूटन, अब के बता रहा है जेड, लग गया नेगेटिव साइन। तो वेक्टर में जब ये नेगेटिव साइन आ जाता है डायरेक्शन ऑपोजिट कहलाती है। तो जब माइनस लिखा गया तो इसका मतलब ये नेगेटिव जेड एक्सिस में लगेगी। अगर जे कैप लिख देता तो नेगेटिव वाई में, आई कैप लिख देता नेगेटिव एक्स में। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। अगर मान लो मैं एक एग्जांपल लूँ और एफ लिख दूँ 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप -5 के कैप, और आपसे पूछ लो ये फोर्स कहाँ कहाँ लग रही है, तो तुम देख के बता सकते हो कि ये फोर्स एक्स में भी लग रही है, वाई में भी लग रही है और जेड में भी लग रही है। एक्स में 2 न्यूटन है, वाई में 3 न्यूटन है और नेगेटिव जेड में 5 न्यूटन है। तो इस तरह से आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, इसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर। अभी और डिटेल में इसी कंसेप्ट को करेंगे। तो एक चीज इसमें देखो, ये एफ दे दिया। अब मैंने आपको बताया था, चलो एक बार इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं एक बार। चलो कर लिया होगा। अब इससे मैंने क्या कहा था अभी कि मैं आपको बताऊंगा कि मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। अगर मान लो आपके पास कोई वेक्टर दे रखा है ए और वो दे रखा है इस तरह से ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप। ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, ये एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट, ये जेड कंपोनेंट। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है आई के साथ वाले का स्क्वायर कर दो, जे के साथ वाले का स्क्वायर कर दो, के साथ वाले का स्क्वायर कर दो और उसका स्क्वायर रूट निकाल दो। ये उसके मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है। ये आया कहाँ से है ये पर्टिकुलर मैं आपको डिराइव करके भी दिखाऊंगा कहाँ से आया है ये। ठीक है, अभी इसी जो है टॉपिक में हम करते करते उस चीज़ को करने वाले हैं। तो ज़रा अगर मैं ये कहूँ कि ये मेरे पास फोर्स है और इसका यूनिट वेक्टर ज़रा निकाल के दिखाओ तो क्या होगा। देखो फोर्स ये आ गई, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप -5 के कैप है ना। तो मैग्नीट्यूड निकाल लो, आई के साथ वाले का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस जे के साथ कितना है 3 का स्क्वायर प्लस के साथ कितना है देखो -5 है तो -5 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। तो एफ का मैग्नीट्यूड कितना आया 4 + 9 + 25। ठीक है, तो ये कितना हो गया 25 और 9 यानी कि 25 और 9 34 + 4 38 √38। तो एफ कैप क्या आएगा, फॉर्मूला तो ये होगा वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो एफ कैप कितना आया, एफ कितना है ये 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप -5 के कैप अपॉन
√38 ये आ गया। ठीक है, तो ये इसका यूनिट वेक्टर आ गया। इसको सबके डिवाइड में भी कर सकते हो अलग अलग, तो ये एक आंसर है। तो कई बार यूनिट वेक्टर निकालना भी देंगे और यूनिट वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे किस तरह से कर सकते हैं, तो सब हम करेंगे आगे। एक बार इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करो फटाफट। तो यूनिट वेक्टर से आगे देखते हैं बेटा अपना पोजीशन वेक्टर। हालांकि इस वेक्टर का सीरियल नंबर बहुत नीचे आया था, बट पहले इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहले यही करते हैं, उसके बाद वो जो बाकी टर्म्स बच गई उसको करेंगे। अब पोजीशन वेक्टर क्या है? अब देखो, जैसा कि नाम से क्लियर लगता है आपको, ऐसा वेक्टर जो क्या बताएगा? पोजीशन बता दे। द वेक्टर विच डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि वेक्टर है बट पोजीशन को बता रहा है, तो उसे बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। अब बेसिकली जो पोजीशन वेक्टर है कहाँ इस्तेमाल होगा? ये वहीं इस्तेमाल होगा जहां हम कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे, जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस है और मान लो ये जेड एक्सिस है। ठीक है, तो पहले मैं सिर्फ एक्स वाई प्लेन का लेके चलता हूँ, जेड का आगे करेंगे। तो मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट इस पॉइंट के ऊपर है, यहाँ ये पॉइंट है मान लो मेरा ए। तो आपने ग्राफ पढ़ा होगा, जैसे मान लो मैं लिख दूँ ग्राफ में A2,3, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही है ना कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो एक्स में तो 2 मीटर है और y में कितना है, यानी कि ये 3 मीटर है और ये कितना है, 2 मीटर है। y एक्सिस में 3 मीटर, x एक्सिस में 2 मीटर, इसका मतलब तो यही है। अब इसको पोजीशन वेक्टर का रूप देना है, पोजीशन वेक्टर की फॉर्म देनी है, तो बड़ा आसान है। क्या करना है? जहां से ओरिजिन है वहां से एक लाइन स्टार्ट करो और जहां पर वो पॉइंट है ऑब्जेक्ट तक, वहां तक एक एरो ड्रॉ कर दो, O से लेके A तक। ये जो है, अगर मैं यहाँ लिख दूँ R, जनरली हम पोजीशन वेक्टर को R से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो यहाँ ये जो पोजीशन वेक्टर बनेगा R, इसको लिखेंगे कैसे? अब ये जो ऑब्जेक्ट है वो X में कितनी दूर है, 2 मीटर, Y में कितनी दूर है, 3 मीटर। अब मैंने अभी भी बताया था कि जो यूनिट वेक्टर है, X का यूनिट वेक्टर क्या होता है, I कैप, और Y का क्या होता है, J कैप। तो ये बन गया हमारा पोजीशन वेक्टर। यानी इसका मतलब ये है, इसकी जो पोजीशन है x में 2 है, y में 3 है। अगर मान लो यहाँ कहीं z भी होता, मान लो यहाँ z मैं लिख देता 2,3 और 1 कर देता, तो यहाँ एक और आंसर क्या आ जाता, +k कैप। बस सिंपल, ये पोजीशन वेक्टर है। ये पोजीशन वेक्टर आपको लिखना आना चाहिए, और कैसे करते इसको डिटेल में भी करेंगे। तो मेरे ख्याल में पोजीशन वेक्टर है क्या चीज़, ये को समझ में आ गया होगा। और थोड़ा इसको और समझे, मान लो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस भाई, और ये हमारा ए पॉइंट है, ये है x1 y1 लिख दिया मैंने, ये पॉइंट बी है, यहाँ मैंने लिख दिया x2 y2, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो O से लेकर A तक का जो पोजीशन वेक्टर है इसको मैं मान लूँ R1, O से B तक का जो पोजीशन वेक्टर है इसको मैं मान लूँ R2। तो R1 को कैसे लिखेंगे जरा लिख के दिखाओ, पोज करके आप ट्राई भी करो, इन दोनों के पोजीशन वेक्टर लिखो, चलो जल्दी से लिखो। चलो सबने लिख लिया होगा, ठीक है, करते हैं। R1 क्या होगा, सिंपल है, x1 y1 है, तो x1 के साथ i कैप लगा देंगे और y1 के साथ j कैप, और R2 कितना होगा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप। सिंपल पोजीशन वेक्टर। अब ये तो हो गया पोजीशन। अगर मान लो मैं कहता एक ऑब्जेक्ट A पर था और A से कहां चला गया, वो B पर चला गया, तो A से B गया, तो ये उसका क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट, मूव करके गया ना। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो ये हो जाएगा अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एक पोजीशन एक डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन तो जो सर्टिफाई कर देगा पॉइंट कहाँ है, डिस्प्लेसमेंट क्या करेगा, कहाँ से कहाँ मूवमेंट हो रही है। मान लो वो 1 से 2 गया, तो मैं इसको ये लिख दूंगा R12, क्या लिख दूंगा, R12, 1 से 2 की तरफ। अभी होगा किसका, तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, यानी कि R2 माइनस R1, ये है आंसर। यानी कि इसमें से ये माइनस कर दो, तो कुल मिलाकर अगर मान लो इस फॉर्म में मैं लिखूंगा
तो R12 क्या ले सकता हूँ, इसमें से माइनस करना है, यानी कि x2 में से क्या माइनस करना है, x1, ये तो है i कैप, और y2 में से क्या माइनस करना है, y2 माइनस y1, ये हो जाएगा अपना j कैप, y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा अपना j कैप। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया, ये पोजीशन वेक्टर आ गया, ठीक है। तो ये तो है इनकी बेसिक डेफिनेशन कि कैसे होता है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में करते हैं, एक बार जल्दी से इसको नोट कर लो। तो देखो बच्चों, अभी तक हमने पढ़ लिया कि पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। अब मान लो कई बार हमें पोजीशन वेक्टर लिखने दे देगा, सिर्फ हमें कोऑर्डिनेट्स पता होंगे और हमें पोजीशन वेक्टर को लिखना आना चाहिए, तो उसके कुछ अलग अलग एग्जांपल्स लेते हैं। चलो एक पहले क्यूब को समझते हैं। क्यूब तो सबने पढ़ा हुआ है, सबको पता है जो क्यूब है इस तरह से, क्यूब की कितनी साइड्स होती हैं, सबको ध्यान में है ना भाई, क्यूब्स की कितनी साइड्स होती हैं, 6 साइड्स होती हैं। तो ये हमने अपना एक क्यूब बना लिया। क्यूब की कितनी साइड्स होती है, 6 साइड होती हैं। एज कितने होते हैं, ये कहलाते हैं इसके एज, ये 12 होते हैं। और कॉर्नर कितने होते हैं, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये सारे, ये 8 होते हैं। बेसिक बात है, पहले पढ़ा हुआ वही बता रहा हूं। अब मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। अब क्यूब की एक बात तो सबको पता है कि साइड सब इक्वल होती हैं। मान लो इस क्यूब की साइड दे रखी है आपको a, तो ये साइड a है, ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है, सब a है। और आसान करने के लिए मैं मान लो कहता हूं ये साइड इस क्यूब है 1 सेंटीमीटर का या 1 मीटर का जो भी है, तो साइड 1 सेंटीमीटर दे दी, तो सब कुछ 1 1 होगा। अब इसमें क्या करना है, जितने भी इसके कोने हैं, 1 2 ये नजर आ रहे हैं ना आपको, ये कोने, इन सब के हमने कोऑर्डिनेट्स लिखने आने चाहिए। इन सब के क्या लिखने आने चाहिए, कोऑर्डिनेट्स। मान लो ये मेरा पहला है, ये मेरा दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां और ये 8वां। तो 8 कोने हैं इसके, 8 वर्टेक्स हैं। तो 8 के अगर मैं कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा तो कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखूंगा, क्योंकि अगर मैं कोऑर्डिनेट्स लिख पाऊंगा तभी मैं इसका पोजीशन वेक्टर भी लिख पाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं लिख सकता पोजीशन वेक्टर क्या है, ठीक है। तो ये 3D डायग्राम है, थोड़ा सा इसको देखो इमेजिन करना पड़ेगा, इमेजिन करके चलो। तो ये एक एग्जांपल मैं कराता हूं, कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे जाएंगे। अगला जो मैं बनाऊंगा वो आपने करके देखना है ताकि आपको अच्छे से आ जाए। अब देखो, इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए आप एक एग्जांपल समझ लो। आप अपने जहां बैठे हुए उस कमरे को देखो, उस कमरे में जहां जैसे मैं यहां खड़ा हूं या आप खड़े हो, आप सामने देखोगे तो 1 2 और 3 और 4, ऊपर से 4 कोने, और 5 6 और नीचे 7 और फिर इधर 8, ऐसे 8 कोने आपको नजर आएंगे। किसी को भी एक मान लो और किसी को ओरिजिन मान लो ऐसे ओरिजिन मान लो, तो आपको आराम से पता चल जाएगा। अब देखो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस जहां पर मिलते हैं उसको हम बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। क्या बोलते हैं कि देखो, कभी भी वेक्टर में जब भी हम किसी पॉइंट को यानी किसी पोजीशन वेक्टर को ड्रॉ करेंगे तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना जरूरी है। जैसे मैं कह दूं मैं 5 किलोमीटर दूर खड़ा हूं, कहां से खड़ा हूं 5 किलोमीटर दूर, तो कहां जरूर पता होना चाहिए, इसके घर से खड़ा हूं, अपने स्कूल से खड़ा हूं, या कोई कार खड़ी हो उससे दूर खड़ा हूं, कहां खड़ा हूं 5 किलोमीटर या 5 मीटर दूर, तो मैं हूं कहां, तो रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। तो ग्राफ में रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन। और ओरिजिन कहां होता है, जहां ये तीनों कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे एक्स वाई जेड, उसको ओरिजिन बोलते हैं। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट तो हमेशा ही क्या होता है, 0 0 0, एक्स भी 0, वाई भी 0, जेड भी 0, ठीक है। अब देखो, मैंने लिखना है ये 2 नंबर, इसका कोऑर्डिनेट लिखना है। तो ध्यान दो, इस 2 तक अब जब भी किसी का भी कोऑर्डिनेट लिखना है ना, 2 का 3 का 4 का 6 का किसी का भी लिखना है, तो याद रखो आपने चलना 1 से है, स्टार्ट यहां से करना है। और देख लो वहां तक पहुंचने के लिए आपको कहां कहां जाना पड़ा, आप अपने आप से लिख दोगे। जैसे ये देखो 2 है, यहां से चलेंगे 2 पर सीधे पहुंच जाएंगे,
तो क्या मैं सिर्फ एक्स एक्सिस में चला हूँ? वो एग्जाम्पल ले लो, मान लो ये ओरिजिन है, मान लो यहाँ से सीधे 2 वहाँ है, तो सीधे जाऊँगा मैं, ठीक है, बिल्कुल एक्स में चला हूँ, ना मैं वाई में चला ना मैं जेड में चला। तो एक्स में कितना चला, इस क्यूब की जो साइड है कितनी है 1, तो 1 मीटर एक्स में चला, वाई में चला नहीं, जेड में चला नहीं, तो 1 0 0। चलो तीसरे के लिखते हैं। तीसरे के लिखने के लिए देखो, मैं पहले गया 2 पर, ऐसे सीधे गया, फिर ऊपर गया, यानी जैसे मैं ये खड़ा हूँ, ये ओरिजिन है, वो 1 था, तो ऊपर 2 है, सॉरी ऊपर तीसरा पॉइंट है, तो कैसे जाऊँगा, पहले ऐसे जाऊँगा, फिर वाई में ऊपर जाऊँगा, यानी कि पहले 1 मीटर में किस में गया, एक्स में, फिर मैं 1 मीटर किस में गया, ये ऊपर वर्टिकल कौन सा है, वाई, तो इसका मतलब एक्स में 1 गया, वाई में 1 गया, जेड में मैं गया ही नहीं, तो 1 1 0। चलो चौथे पे आ जाओ। चौथे पे देखो, यहाँ से चलूँगा सीधे पहुँच जाऊँगा, तो सिर्फ मैं वाई में चला, एक्स में चला नहीं, वाई में चला 1, जेड में चला नहीं, जहाँ नहीं चले वो 0। 8वें पॉइंट का देखो, क्या यहाँ से मैं सीधा यहाँ पहुँच जाऊँगा, बिल्कुल पहुँच जाऊँगा। कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस है, तो ना मैं एक्स में चला ना मैं वाई में चला, मैं सिर्फ चला जेड में, तो 0 0 1 ये लिखा हो जाएगा। अब आ जाओ 5th पे आ जाओ। चलो यहाँ पहुँचना है मैंने, तो देखो यहाँ से चलेंगे, 5th पे चलना है ना, यहाँ से मैं ये लाइन कौन सी है, वाई एक्सिस, तो यहाँ से मैं गया चौथे पर, चौथे से फिर मैं यहाँ आ गया। अब ये वाली एक्सिस कौन सी, ये एक्सिस किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, यानी कि जेड है, ये इसके पैरेलल है ना ये, तो ये जेड है। यहाँ से गए इधर आ गए, यह हो सकता है यहाँ जाओ और इधर जाओ, दोनों में एक ही केस है। देखो जब मैं इधर जाऊँगा तो वाई में कितना जाऊँगा 1 मीटर, इधर से इधर कितना आऊँगा 1 मीटर, यहाँ चले जाओ ये 1 मीटर, फिर वाई में 1 मीटर, तो कुल मिला के तो 1 ही है। बट एक चीज़ ध्यान दो कि मैं यहाँ गया हूँ 5वें पे, तो जब यहाँ से जाऊँगा तो वाई हो गया मेरा 1 मीटर और जेड हो गया 1 मीटर, मगर एक्स में तो नहीं गया, तो इसलिए एक्स तो हो जाएगा इसका 0, बाकी 1 और 1, 0 1 1 ये आ जाएगा। चलो जी 7वें पे आ जाओ, तो क्या यहाँ जाने के लिए मैं ये 2 पे जाऊँगा फिर इधर आ जाऊँगा, यानी कि एक्स में गया और जेड में गया, वाई तो है नहीं यहाँ, तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स में गया 1, वाई है नहीं, जेड में गया 1, तो 1 0 1, ठीक है। अब आ जाओ 6 पे। 6 पे क्या होता है, देखो 6 है यहाँ पे। अब यहाँ जाने के लिए देखो, पहले मैं कहाँ जाऊँगा 2 पर, फिर 2 से कहाँ जाऊँगा 3 पर, और 3 से फिर कहाँ आऊँगा 6 पर, यानी कि पहले मैं एक्स में चला, फिर मैं वाई में चला और फिर मैं जेड में चला, तीनों में एक एक गया, तो इसका मतलब 6 का क्या होगा 1 1 1, 1 मीटर एक्स में, 1 मीटर वाई में और 1 मीटर जेड में। तो हमारे पास इस तरह से 8 पॉइंट्स के क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स, और कोऑर्डिनेट्स आ गए तो हम पोजीशन वेक्टर भी लिख सकते हैं। आगे लिखेंगे, अगला जो क्वेश्चन देंगे उसमें आपने कोऑर्डिनेट लिखना है, फिर उसका पोजीशन वेक्टर भी लिखना है। तो जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं अगला प्रश्न देता हूं, तो मैं अगला क्वेश्चन देता हूं, उसको करना, ठीक है। चलो अब ये तो था हमारा एक क्यूब, अब मान लो मैं तुम्हें दे दूं क्यूबॉइड, क्या दे दूं, क्यूबॉइड दे दो तुम्हें, लो जी क्यूबॉइड ले लो। ठीक है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, मान लो एक क्यूबॉइड है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये ओरिजिन है। अब मैं कहता हूं इस क्यूबॉइड की जो ये वाली वैल्यू है यहां से लेके यहां तक, ये मान लो 3 मीटर है, ठीक है। ये साइड, जो ये साइड है वाई के ऊपर, ये 2 मीटर है,
और जो ये जेड के ऊपर है ये मान लो 1 मीटर है। तो जरा इसके 8 पॉइंट्स, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, 8 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिख दो फटाफट, जल्दी से फटाफट ट्राई करो, एक बार पॉज करो, नोट करो और जल्दी से ट्राई करो फटाफट। चलिए 3 गिनता हूं, 1 2 3, चलिए कर लिया होगा सबने। देखो इधर, अब वही बात, ओरिजिन का तो सबको पता ही नहीं, पहले का तो 0,0,0 है, कहीं चला ही नहीं। दूसरे का जब निकालूंगा तो मैं सिर्फ किस में चला, x में, और x कितना है 3 मीटर, तो 3 ना y में ना z में। जब मैं तीसरे का निकालूंगा तो मैं पहले गया x में फिर गया y में, x में कितना गया 3 मीटर, लो जी 3 मीटर, y में कितना गया, और y कितना दे रखा है 2 मीटर दे रखा है, z में चला नहीं चला, लो जी। चौथे पे आ जाओ, चौथे में सीधा मैं चला जाऊंगा तो सीधे y में गया कितना 2 मीटर, ना x में ना z में, x में नहीं गया तो 0, y में कितना गया 2, z में कितना गया 0, ठीक है। 8वें पॉइंट का देख लो, सीधा मैं किस में गया z में, तो x 0 y 0 z कितना गया 1 मीटर, लो जी। 5 पे जाने के लिए पहले मैं y में गया फिर z में गया, तो y में कितना गया, y में गया 2, z में कितना 1, x में चला ही नहीं, तो x 0 y में 2 और z में 1, तो 0 2 1। 7वें का देख लो, पहले मैं 2 तक गया फिर यहाँ आया, तो पहले x में फिर z में, क्योंकि ये इसके पैरेलल है z, तो यहाँ गया और इधर आ गया, तो इधर गया और इधर आ गया, तो कितना होगा, x में चला 3, z में चला 1, y में 0 है। ये लिखते हो ध्यान करना, कहीं 3 1 0 लिख दो तो कोऑर्डिनेट गड़बड़ हो जाएंगे। और बटा ये बच गया छठा, तो छठे में क्या होगा, x में भी चलूँगा y में भी चलूँगा z में भी चलूँगा, तो x में चलूँगा 3, y में चलूँगा 2 और z में चलूँगा 1, तो ये सारे कोऑर्डिनेट्स आ गए। अगर मान लो मैं हर एक का पोजीशन वेक्टर लिखूं, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, 5वें का, छठे का, 7वें का, 8वें का पोजीशन वेक्टर लिखना है, तो पहले का तो 0 हो गया, कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। दूसरे का देखो ये है, तो इसमें दूसरे में क्या लिख दूंगा 3i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप, तो जो 0 इसको लिखने की जरूरत नहीं होती, तो मैं सीधा क्या लिख सकता हूँ 3i कैप, यानी कि सिर्फ x में है। थर्ड है ये, यानी कि 3i कैप प्लस 2j कैप, 3i कैप प्लस 2j कैप। चौथा कौन सा होगा, चौथा ये है 0 2 0, इसका मतलब सिर्फ 2j कैप, ये दोनों 0 है। 5वें में देखो एक y और एक z है, x नहीं है, तो x लिखने की जरूरत नहीं, तो 2 है तो 2j कैप प्लस 1 है तो ओनली k कैप। छठा कौन सा होगा, देखो ये 6 3 2 1 सब है, तो इसका मतलब 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। 6 का हो गया। 7वें का देखो सिर्फ x है z है, y नहीं है, तो x है तो 3i कैप, y नहीं है तो 0j कैप लिख सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस k कैप। 8वें में सिर्फ z है, ओनली k कैप। तो इस तरह से आप किसी भी कोऑर्डिनेट्स के पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर सकते हो, लिख सकते हो। तो आई थिंक ये बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत बेसिक है वैसे तो, बट आगे बहुत काम आने वाला। जब 3D इमेजेस आएंगे, जब क्वेश्चन आएंगे, तो आराम से आप ड्रॉ करके इनके कोऑर्डिनेट्स लिख के इसको सॉल्व कर सकते हो। जरा एक बार अपना मैच भी कर लेना और फटाफट इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, नोट कर लिया होगा सबने। अब इसमें थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। अभी क्या किया हमने, कोऑर्डिनेट से पोजीशन वेक्टर लिखा है। कोऑर्डिनेट से क्या लिखा है, पोजीशन वेक्टर को लिखा है। तो पोजीशन वेक्टर से कोऑर्डिनेट्स लिखने आने चाहिए, कोऑर्डिनेट से पोजीशन वेक्टर लिखने आने चाहिए। अब देखो एक चीज और समझो, मैं कहता हूं ये तुमने डायरेक्शन पढ़ी हुई है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये बड़ा बेसिक डायरेक्शन है जो पहले ही पढ़ी है। अगर तुम भूल जाते हो तो अपने भारत का मैप याद कर लिया करो। भारत का मैप सामने रखो, सबसे ऊपर कश्मीर है, वो हमारा कहाँ पड़ेगा, नॉर्थ में। सबसे नीचे कन्याकुमारी है, वो साउथ में। असम, अरुणाचल प्रदेश ईस्ट में, और इधर राजस्थान
गुजरात ये सब वेस्ट में है। तो इस तरह से ये डायग्राम है। अगर मैं कहूँ ईस्ट में जा रहा है तुम बता दोगे, अगर मैं कहूँ वेस्ट में जा रहा है तुम बता दोगे, नॉर्थ में, साउथ में। इनके बिल्कुल बीचों बीच क्या बोलते हैं हम, नॉर्थ ईस्ट। और ये कितना एंगल होता है, 45 डिग्री। इसके बिल्कुल यहाँ से अपोजिट, यानी कि इनके बीचों बीच ये एंगल कितना होगा, 45। इसको बोल देंगे साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट बोल देंगे। इसी तरह इधर आ जाओ, इसके बीचों बीच ये भी एंगल कितना है, 45 डिग्री, तो इसको बोल देंगे साउथ ईस्ट। और बिल्कुल इसके अपोजिट नॉर्थ वेस्ट, ये एंगल कितना आ जाएगा। तो देखो ये क्या है, ये तो हमने पढ़ा हुआ भी है कि भाई इस तरह से डायरेक्शन लिखते हैं, एंगल हमें पता चल गया। बट व्हाट अबाउट अगर मैं ये कहूँ कि मान लो एक लड़का है, हिज नेम इज मोहन। मान लो मैं कहूँ मोहन इज ट्रैवलिंग 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो कैसे ड्रॉ करेंगे उसको। ये देखो, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। मैं कह रहा हूं मोहन इज ट्रैवलिंग 30 डिग्री, इधर सॉरी, नॉर्थ साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो उसको कैसे लिखेंगे, ऐसे, ये 30 डिग्री, इससे बोलेंगे 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब अगर मैंने ये बोला 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो आपको ये बनाना भी आना चाहिए, और अगर ऐसा बना के दिया हो तो आपको ऐसा लिखना भी आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं कह दूं कि भाई 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट बनाओ, कहाँ आएगा, तो साउथ और वेस्ट तो ये है, 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट कहाँ होगा, साउथ ऑफ वेस्ट 30 डिग्री ये। अब यहाँ एंगल सोचो 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 कहाँ लगेगा, ये तो आ गया साउथ ऑफ वेस्ट। अब एंगल क्या ये 30 होगा या ये 30 होगा, तो ये एंगल कितना होगा, 30। साउथ ऑफ वेस्ट, 30 डिग्री साउथ में जा रहा है, किसके, वेस्ट के, वेस्ट से। तो इसका सबसे आसान तरीका है इसको याद करने का, ये जो ऑफ जिसके साथ लगा हुआ है ना, ऑफ ईस्ट, ऑफ वेस्ट, ऑफ नॉर्थ, ऑफ साउथ, जिसके साथ ये ऑफ लग जाए उसी के साथ एंगल होता है। बड़ा आसान तरीका याद रखें। देखो, नॉर्थ ऑफ ईस्ट तो ईस्ट के साथ, साउथ ऑफ वेस्ट तो वेस्ट के साथ। अगर मान लो मैं कह दूं ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो एंगल यहां आ जाएगा। यहां कह दूं नॉर्थ ऑफ साउथ, थोड़ा सा नॉर्थ ऑफ साउथ नहीं, मान लो कह दूं वेस्ट ऑफ साउथ, तो एंगल इसके साथ आ जाएगा। जरा स्कोर समझ लेते हैं। देखो, अगर मैं कहूं ये है, ये एंगल है, मैंने कह दिया ये एंगल 60 डिग्री, क्या बोलोगे इसको, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट, तो इसको बोलेंगे कि मोहन इज ट्रैवलिंग 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, 20 डिग्री, तो 20 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, जिसके साथ ऑफ है उसके साथ एंगल आ जाएगा। अगर मैं कह दूं ये है और मैं कहूं मोहन इज ट्रैवलिंग 45 डिग्री, 30 डिग्री, दोबारा 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट 30 डिग्री, तो इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन ये है ईस्ट वेस्ट सॉरी नॉर्थ एंड साउथ। मैंने कहा कि सिमरन ट्रेवल्स 4 किलोमीटर इन ईस्ट, 4 किलोमीटर कहाँ गई, ईस्ट में, एंड देन 3 किलोमीटर नॉर्थ। 4 किलोमीटर ईस्ट में गई और उसके बाद 3 किलोमीटर कहाँ गई, नॉर्थ में। राइट इट्स पोजीशन वेक्टर आर, इसका पोजीशन वेक्टर लिखो, लिखो जी पोजीशन वेक्टर। तो पॉइंट तो ये होगा, यानी कि ओरिजिन से ये लाइन ड्रॉ करोगे, यहाँ एरो बन जाएगा, और ये जो पोजीशन वेक्टर आया कितना आया
4,3 ऐसे ही तो लिखेंगे। x में 4 गया, y में 3 गया, तो लिखेंगे 4,3 यानी कि 4i कैप प्लस 3j कैप। ये हो गया हमारा वेक्टर। क्या हो गया ये? वेक्टर। अब जरा यहां से यहां तक की अगर मैं कहूं वैल्यू बताओ कितनी होगी, तो कितनी होगी? क्या ये 5 किलोमीटर आएगा? पाइथागोरस थ्योरम लगा दो भाई। हाइपोटेन्यूज है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर उसका अंडर रूट, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर द रूट यानी कि 16 प्लस 9 यानी कि रूट 25 यानी कि 5। तो ये 5 आया। क्या है ये? इसका मतलब r का जो मैग्नीट्यूड है, ये तो देखो वेक्टर है, दिस इज वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, बट उसका मैग्नीट्यूड कितना, उसकी वैल्यू कितनी, कितनी दूर है वास्तव में, वो कितनी दूर है? वो 5 किलोमीटर। तो r का आंसर क्या है? 5 किलोमीटर। तो क्या कहीं ना कहीं ये r इस तरह से कैलकुलेट किया गया है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और अंडर द रूट, ऐसे तो किया है, ऐसे किया है ना? तो इसका मतलब अगर वेक्टर ऐसे लिखा हुआ है और उसका आपने मैग्नीट्यूड निकालना है, तो i के साथ वाले का स्क्वायर कर दो, j के साथ वाले का स्क्वायर कर दो, उसका अंडर रूट निकाल दो। क्या सही हूँ? क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल ऐसे ही तो निकाला गया ये। तो क्या मैंने यूनिट वेक्टर में ही बताया था, जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं कि अगर मान लो आपको एक वेक्टर दे रखा है a = 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, और मैं कह दूँ इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो मैंने बताया था i के साथ वाले का, j के साथ वाले का, k के साथ वाले का स्क्वायर करके जोड़ कर अंडर रूट निकाल दो। यहाँ भी वही किया, क्योंकि यहाँ तो 2 थे। अगर मान लो यहाँ k होता तो भी प्लस k स्क्वायर आता, उसको भी डिटेल में जब सोल्व करोगे तो यही निकल के आएगा। तो शॉर्टकट ये निकला कि i के साथ, j के साथ, k के साथ जो है उसका स्क्वायर करके इसको ऐड कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो ये उसका प्रूफ है कि यहाँ से वो चीज़ आई है, यहाँ से वो डिराइव हुई है। ठीक है, तो एक बार इसको नोट कर लो फटाफट। चलो, अब फिजिक्स के अंदर एक स्टैंडर्ड ट्रायंगल है जो कई बार इस्तेमाल होती है वेक्टर के अंदर, और आगे भी इस्तेमाल होगी। तो स्टैंडर्ड ट्रायंगल आपने याद रखनी है, वो पाइथागोरस से ही बनी हुई ट्रायंगल है। वो ट्रायंगल क्या है स्टैंडर्ड ट्रायंगल? कि हमारे पास इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में मान लो मैं इसका नाम रखता हूँ A, ये B, ये C, ये है आपका 4, ये 3, तो ये आएगा 5। और इसमें ये एंगल होता है 37 डिग्री, ये एंगल होता है 53 डिग्री। दिस इज 37, दिस इज 53। यानी कि इस ट्रायंगल से अगर मैं साइन 37 की वैल्यू निकालना चाहूँ, अब देखो आपको साइन 0 कितना होता है, साइन 30 कितना होता है, साइन 45 कितना है, साइन 60 कितना है, साइन 90 कितना है, ये सब पता है, एक टेबल में आपने 10th क्लास में किया हुआ है। इसी सिमिलर वे में कोस की वैल्यू भी आपको पता है। बट अगर साइन 37 आ जाए, साइन 53 आ जाए, कोस 37 आ जाए, कोस 53 आ जाए, तो वो कैसे निकालोगे? तो इस ट्रायंगल से निकलता है। कैसे निकलेगा? तो साइन 37, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये तो सबको पता है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है। देखो हमने ये सबने फॉर्मूला पढ़ा है, पी बी पी एच एच बी, है ना? तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये तो हो जाता है साइन, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कोस, पी बाय बी, परपेंडिकुलर बाय बेस ये हो जाता है टेंजेंट थीटा। तो हमने निकालना साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा? अब एक चीज और ध्यान कर लो, यहां दो एंगल हैं 53, 37 और ये तीसरा 90 हो जाएगा। हमेशा थीटा के बिल्कुल सामने वाला फ्रंट वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो अगर मैं 37 लूंगा तो मेरा परपेंडिकुलर होगा ये। अगर मैं एंगल काउंट करूंगा 53 तो मेरा परपेंडिकुलर होगा ये। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेन्यूज, और जो बच गया वो बेस। अब पर्टिकुलर में साइन 37 की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 3/5। यहाँ से मैं साइन 53 की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी? साइन 53 की वैल्यू कितनी आएगी? थीटा ही हो गया तो सामने परपेंडिकुलर ही हो गया, हाइपोटेन्यूज ये है, तो अब आंसर आएगा 4/5। इसी तरह मान लो मैं कोस 37 निकालूं तो कितना आएगा? अब एंगल ये है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 4/5। और कोस 53 निकालूं तो कितना आएगा? अब थीटा ये होगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस, अब हो जाएगा 3/5। इसी तरह टेन थीटा निकाल लोगे। मान लो टेन 37 निकालना है, परपेंडिकुलर बाय बेस 3/4।
तो ये सारी वैल्यूज आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये ट्रायंगल ऐसे बनाई जा सकती है और ये ट्रायंगल ऐसे भी बनाई जा सकती है। ये 3, ये 4, ये 5, ये हमेशा 5 ही रहेगा। इसको उल्टा बना दिया तो ये 53 हो जाएगा, ये 37 हो जाएगा। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। इसको ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, एक ही बात है। बस आपको ध्यान रखना है कि एंगल कहाँ है। ये 3 है तो इसके साथ 53 है, ये 4 है इसके साथ 37 है। इस तरह से आप इसको ध्यान में रख सकते हो। तो इसी ट्रायंगल का इस्तेमाल करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। चलो फटाफट इसको नोट करो, जल्दी से इस ट्रायंगल को नोट कर लो। ये स्टैंडर्ड ट्रायंगल है, पाइथागोरस द्वारा दी गई है, हमने नहीं बनाया, हमने सिर्फ उसको पढ़ा है। ठीक है, इसका इस्तेमाल करेंगे। चलो जी, कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो एक कोऑर्डिनेट दे दिया आपको, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये मान लो ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है और ये आपका वेस्ट है। मैंने कहा कि भाई गीता इज ट्रैवलिंग 37 डिग्री, गीता इज ट्रैवलिंग 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। स्टेटमेंट है गीता इज ट्रैवलिंग 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। गीता इज ट्रैवलिंग 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। राइट इट्स पोजीशन वेक्टर, राइट्स इट्स पोजीशन वेक्टर। इसका पोजीशन वेक्टर बताओ भाई कितना होगा। चलो जी ट्राई करते हैं। अब पोजीशन वेक्टर के लिए मुझे ये पता है कि मुझे यहाँ का कोऑर्डिनेट चाहिए, एक्स वाई क्या है मुझे नहीं पता, मगर मुझे ये तो पता है कि मैं मान सकता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक्स, गीता इधर से इधर एक्स में गई है और इधर कितना गई है वो वाई गई है। यहाँ से एक्स और यहाँ से यहाँ वाई, तभी तो एक्स वाई लिखेंगे। सॉल्व करते हैं इसको। चलो एक बार आप ट्राई करो फटाफट पहले, फिर आके देखना सही है या गलत। चलो जल्दी से ट्राई करो, ट्राई करो। चलो कर लिया होगा। अभी देखो मुझे यहाँ का क्या चाहिए, पी पॉइंट, यानी कि पोजीशन चाहिए। पोजीशन आ जाए तो मैं पोजीशन वेक्टर निकाल दूंगा। तो क्या मैं एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू निकाल लूँ तो पता चल जाएगा। अभी स्टेटमेंट क्या थी कि 37 डिग्री से ट्रैवल कर रही है। अच्छा एक स्टेटमेंट इसमें थोड़ी सी इनकम्प्लीट रह गई, चलो दोबारा आ जाओ। मैंने कहा गीता इज ट्रैवलिंग विद ए स्पीड ऑफ, मान लो ये कहता हूँ 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, या खाली 20 मीटर कह दिया, मीटर पर सेकेंड छोड़ो। 20 मीटर वो ओ से पी ट्रैवल कर रही है। अब ट्राई करो। चलो चलो इनकम्प्लीट था, उसके लिए सॉरी है, क्योंकि एक वैल्यू तो गिवन होगी तभी तो पोजीशन निकालोगे। चलो क्वेश्चन दे दिया कि गीता इज ट्रैवलिंग 20 मीटर नॉर्थ ऑफ ईस्ट एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। इसका पोजीशन वेक्टर बताओ। चलो फटाफट करो। चलो कर लिया होगा। अब देखते हैं सॉल्यूशन। देखो भाई मुझे इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये x निकालना। तो अभी तक पाइथागोरस या ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे करते हैं, जिसको निकालना होता है वो ऊपर रखते हैं, जो गिवन हो नीचे। x निकालना है, 20 गिवन है। जरा ध्यान दो, थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये बेस या हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा, कॉस थीटा, यानी कि कॉस 37। तो x कितना आ गया, 20 कॉस 37। तो x कितना आ गया, 20 कोस 37 कितना होगा। जरा वो ट्रायंगल याद कर लो कि ये 37 था, तो ये 4 था, ये 3 था, ये 5 था। अब ये मान लो भाई, तो माइंड में सेट हो जाना चाहिए ट्रायंगल कि ये ट्रायंगल बना हुआ, ये 37 है, 53 है, इस तरह से आ जाएगा। शुरुआत के लिए आप अलग से बना के देख लो। तो इस ट्रायंगल में कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है, तो ये बेस है परपेंडिकुलर, क्योंकि थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है। तो 4/5 होगा। तो यहाँ मैं 4/5 लिख सकता हूँ। 5 पे कितने पे कट जाएगा, 4 पे, तो x कितना आ जाएगा, 16 मीटर। इसी तरह अगर मुझे y निकालना है, y ऊपर गिवन है 20, तो y/20 कितना होगा जल्दी बताओ। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा, साइन थीटा, साइन 37, y आ गया 20 साइन 37,
और y इक्वल टू 20 साइन 37 कितना होगा यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 3/5, 4 पे कट गया तो y आ गया 12 मीटर। तो इसका मतलब x में 16 y में 12, तो पोजीशन वेक्टर क्या लिखा जाएगा, x में 16 यानी कि 16 i कैप प्लस y में 12 यानी कि 12 j कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देख लेना, यही आएगा 20। ठीक है, अगर 20 नहीं आए तो इसका मतलब आपका आंसर गलत है। निकाल के दिखाऊं, 16 का स्क्वायर कितना होगा, r क्या करोगे 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर अंडर द रूट। 16 का स्क्वायर कितना होता है, आई थिंक 256 होता है, 12 का 144 होता है, जोड़ दो 6 4 10 5 4 9 और 1 10 2 और 1 3 और 1 4, 400 का अंडर रूट कितना होता है 20, वही आएगा आंसर। ये मैच करने के लिए भी तरीका है, अगर मान लो मैच ना करे तो इसका मतलब आंसर आपका गलत है। ठीक, तो आंसर मैच कर गया, इसका मतलब हम सही हैं। चलो जल्दी से नोट करो, और एक क्वेश्चन लास्ट जो आपने करना है ताकि इससे आपको समझ में आ जाए। मान लो ये क्वेश्चन नहीं हुआ होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन ज़रा ट्राई करो, और इसी में थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ इसको। मैं बस कह रहा हूँ कि ये 53 डिग्री हो गया है अब, कि अब रमेश इज ट्रैवलिंग, मान लो स्पीड दे दी कि 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, तो x में कितनी स्पीड है, y में कितनी स्पीड है, ये बतानी है उसको 53 डिग्री पे। जल्दी से चलो ये कैलकुलेट कर दो फटाफट, इतने रब करता हूँ, इतने पोज करके ट्राई करो फटाफट, और फिर आ जाओ चेक करने की हमारा सही है या नहीं है। चलो 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 जल्दी से चलो, फटाफट करो। चलिए सॉल्यूशन करते हैं अब हम इसका। वही निकालना है, x गिवन है 25 इक्वल टू कितने, x बाय 25 कितना आएगा। अब थीटा के सामने परपेंडिकुलर है बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कुल मिला के इस तरह क्वेश्चन में अगर x निकालेंगे तो बेस ही आएगा, तो इसका मतलब यहाँ cos थीटा ही आना है। x क्या आ जाएगा 25 cos थीटा, तो x कितना आ गया 25, cos थीटा कितना है 53 डिग्री। अब ये कितना आएगा, तो उसके लिए बना लो साइड में ट्रायंगल। अब अगर ये 53 है और ये 37 है तो ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। पहले 4 यहाँ था तो 37 था और यहाँ 53 था, उल्टा बना दिया ना ट्रायंगल। तो चलो ऐसे बना लो, cos 53 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 3/5 है ना, तो कितना हो जाएगा ये cos 53, ये 25 इंटू में 3/5, 5 पे कट गया तो x आ गया 15। ठीक है, इसी तरह y कितना आएगा, y अपॉन 25 इज इक्वल्स टू साइन 53 आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है, y हो जाएगा 25 साइन 53, तो 25 गुणा में 4/5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 20। ठीक है, तो जो वेलोसिटी का वेक्टर आएगा वो क्या आएगा 15 i कैप प्लस 20 j कैप, और इनको सोल्व करके आना चाहिए 25, तो कर भी सकते हो। 15 का स्क्वायर 225, 20 का स्क्वायर 400, 400 और 225 625, 625 का स्क्वायर रूट होता है 25। इसका मतलब आंसर हमारा बिल्कुल सही है। तो एक इस तरह से ट्रायंगल में जब भी इस तरह का दे रखा हो तो आप ये ध्यान कर सकते हो कि जब नीचे वाला निकालेंगे तो हमेशा कोस आएगा, तो सीधे कह सकते हो जो वैल्यू दे रखी है उसको सीधे कोस से मल्टीप्लाई कर दो। यानी ये वेक्टर जब आगे रिजोल्यूशन कराऊंगा, खैर उसमें डिटेल में करना ताकि कंफ्यूज ना हो। रिजोल्यूशन जब कर लोगे, रिजोल्यूशन को और इसको जब मिलाओगे तो बिल्कुल बहुत आसान कंसेप्ट बनेगा। जल्दी से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, अब जो बाकी टर्म बच गई थी जरा उसको कर लेते हैं फटाफट। ये सारी चीजें आपको नाम से क्लियर होने वाली हैं। देखो इक्वल वेक्टर, अब इक्वल वेक्टर क्या होता है, वेक्टर की दो चीजें हैं, एक है मैग्नीट्यूड, एक है डायरेक्शन। अगर हमारे पास मान लो दो वेक्टर गिवन है, एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी, अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर हो, डायरेक्शन भी बराबर हो, तो हम बोलेंगे इसको इक्वल वेक्टर है, बात ही खत्म। मान लो ए दे दिया 20 मीटर, बी भी दे दिया 20 मीटर और एक ही डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस में 20 मीटर यानी कि उसी पॉइंट पे है, वेक्टर बराबर है। जैसे मान लो कि मेरे को यहाँ से पकड़ के दो जने खींच रहे हैं, एक 10 न्यूटन से दूसरा भी 10 न्यूटन से, तो दोनों फोर्सेस क्या हैं, इक्वल है। नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव होता है एक दूसरे का अपोजिट। मान लो एक वेक्टर आपको दे रखा है ए 20 मीटर, दूसरा वेक्टर दे रखा है बी, ये भी 20 मीटर है बट उससे अपोजिट डायरेक्शन में है, तो बी ए का नेगेटिव है, ए बी का नेगेटिव है।
एक दूसरे के नेगेटिव हैं, ये किसी को भी ले सकते हो, यानी कि 50 न्यूटन इधर लग रहा है और 50 इधर लग रहा है, तो एक दूसरे के नेगेटिव हो गए, तो नेगेटिव वेक्टर का रिजल्टेंट अगर एक ही पॉइंट पे ये दोनों लग रहे हैं तो इनका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक। और एक ही डायरेक्शन में लग रहे होते हैं तो ये इनका रिजल्ट डबल आता, तो ये इक्वल कहलाएंगे, ये नेगेटिव वेक्टर कहलाएंगे। इनको इक्वल वेक्टर नहीं कहते हैं हम, इनको नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं। को इनिशियल वेक्टर, देखो को इनिशियल क्या है, यहाँ जो वर्ड है को मतलब कॉमन, कॉमन मतलब एक जैसी चीजें रखते हो, तो ऐसे वेक्टर जिनका कॉमन इनिशियल पॉइंट हो, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन हो, स्टार्ट होने का पॉइंट सेम है। मान लो ये पॉइंट है ओ, एक वेक्टर यहाँ चला ए, दूसरा बी, तीसरा सी, तीनों कहाँ से चले, ओ से, तो तीनों क्या कहलाएंगे, को इनिशियल वेक्टर। हम इनमें ना तो मैग्नीट्यूड देखते हैं ना डायरेक्शन देखते हैं, कोई भी मैग्नीट्यूड हो कोई भी डायरेक्शन हो, हमें उससे मतलब नहीं है, मतलब है एक ही पॉइंट से चलना चाहिए। बाहुबली 2 सबने देखी ना, मूवी आई थी बाहुबली 2, है ना, उसमें एक सीन आता है जिसमें ये वेक्टर है, याद करो, जब वो हीरोइन को बचाता है और एक तीर से, यानी कि जब चलाता है ना धनुष, और एक ही पॉइंट से 3 तीर निकलते हैं, दैट इज को इनिशियल वेक्टर। आपको कि सर फिल्म में भी आप वेक्टर ढूंढ रहे हो, कहीं भी जाओगे फिजिक्स तो मिलेगी, बस ढूंढने की जरूरत है। चलो को इनिशियल हो गया। कोलिनियर, लीनियर क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में, तो कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, कॉमन लाइन, यानी कि ऐसे वेक्टर जो एक ही लाइन में मूव कर रहे हों, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये कोलिनियर कहलाएगा। या दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हों तो भी कोलिनियर कहलाएगा, या दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हों तो भी कोलिनियर कहलाएगा। तीनों ही केस हो, आइदर वेक्टर्स आर मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन और दे आर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू ईच अदर, इन द बोथ केसेस जो ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कोलिनियर, ठीक है। तो इसमें केस में क्या होगा, ये इक्वल भी है कोलिनियर भी है, ये इक्वल भी है और नेगेटिव वेक्टर भी है, और ये दोनों सिर्फ कोलिनियर है। तो इसमें भी हम मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं देखते, अगर मैग्नीट्यूड इक्वल आ जाए तो इसको इक्वल वेक्टर बोल देंगे, चाहे कोई मैग्नीट्यूड हो कोई डायरेक्शन हो, बस हमने देखना पैरेलल है, एंटी पैरेलल है या एक लाइन में है, उसको बोल देंगे कोलिनियर। तो जरा तुम खुद बताओ कि को प्लेनर वेक्टर क्या होगा, तुम खुद ही समझ जाओगे। कॉमन प्लेन, जो एक ही प्लेन में लग रहे हो, मान लो बोर्ड का एक प्लेन है, चलो ऐसे ये 2 बोर्ड लगा दिए, एक बोर्ड ये लगा हुआ है, एक बोर्ड ये लगा हुआ है, अब इसमें जितने भी वेक्टर लग रहे होंगे, ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है, ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है, बट इसका वेक्टर, मान लो 3 वेक्टर हैं, 4 5 6, इसका कोई भी वेक्टर इसके साथ कोप्लेनर नहीं है, ये आपस में नॉन कोप्लेनर है, मगर 1 2 3 ये कोप्लेनर है, ये भी आपस में कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में है कोप्लेनर। जैसे इस हाथ पे जितने वेक्टर लगे हैं कोप्लेनर, इस पे लगे हैं कोप्लेनर, मगर इन दोनों के अलग अलग, तो नॉन कोप्लेनर। लोकेलाइज वेक्टर, तो लोकेलाइज वेक्टर क्या होता है, लोके मतलब लोकेशन, लाइज मतलब फिक्स, ऐसा वेक्टर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स हो, स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, फिक्स हो, तो जिसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होगा उसे बोलते हैं लोकेलाइज्ड वेक्टर। क्या बोलते हैं, लोकेलाइज्ड वेक्टर, यानी कि यहां से चलेंगे, जैसे मान लो मैंने कह दिया कि जो भी वेक्टर है भाई मेरा वो ओ से ही चलेगा, मैंने फिक्स कर दिया चलना ही ओ से है, तो लोकेलाइज्ड। तो इन दैट केस ये लोकेलाइज्ड भी है और को इनिशियल भी है। तो को इनिशियल लोकेलाइज में बस फर्क इतना ही है कि को इनिशियल में स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, सेम होता है, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट ही फिक्स कर देते तो सेम तो होना ही है, इसलिए दोनों कहलाएगा ये। और नॉन लोकेलाइज में क्या हो जाएगा, ऐसे वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स ना हो कि कहाँ से चलना है, कहीं से भी चल पड़े, वो नॉन लोकेलाइज्ड होगा। और ये तो सबसे आसान है, रिजल्टेंट वेक्टर, इसको तो अगले टॉपिक में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, कभी भी 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर किसी पॉइंट पे लग रहे हैं और हमें उसका रिजल्टेंट निकालना है, तो इन दोनों की जगह एक ही लगा दें जो इसके बराबर काम करे। यानी कि मान लो कोई काम 2 वेक्टर मिलकर कर रहे हैं और मेरे पास एक वेक्टर ऐसा है जो उन दोनों के बराबर काम कर रहा है, तो वो अकेला वेक्टर उन दोनों का क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। जैसे मान लो इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लग रही है 20 न्यूटन, दूसरी फोर्स लग रही है 10 न्यूटन, तो टोटल फोर्स लग रही है 30 न्यूटन, तो मैं एक ही फोर्स लगा दूं 30 न्यूटन की, तो क्या ये 30 न्यूटन इन दोनों का रिजल्टेंट नहीं होगा, बिल्कुल होगा।
तो 2 लगाने की जरूरत ही नहीं है, एक ही लगा दो 30 न्यूटन की, तो इनका रिजल्टेंट होगा। तो 2 से ज़्यादा का भी हो सकता है, 3 लग रही हो, 4 लग रही हो, 5 लग रही हो। और ये तो चलो पैरेलल है, जब एंटी पैरेलल हो तो क्या होगा, और एंगल पे है तो क्या होगा, वो अगले लेक्चर में हमारा आएगा। तो ये बेसिक पार्ट था वेक्टर का जो हमने आज पढ़ा। अगले लेक्चर के अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन का। तो तब तक के लिए फिजिक्स करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।